नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मोदी 3.0 में कई माइलस्टोन होते हुए दिखे। सबसे पहले भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। दूसरी चीज जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य है उसको हासिल करता हुआ दिखा। अब ऐसे में बाजार की स्थिति क्या रहेगी, दशा और दिशा क्या रह सकती है, उसको समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है अमीषा वोरा मैम है, जो कि एमडी है प्रभुदास लीलाधर की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले तो इट्स अ प्लेजर मैम कि आपने हमें मौका दिया। मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है मैम, और हमारे दर्शकों को आप बताइए मैम कि मार्केट को लेकर अभी आपको क्या लग रहा है, और जिस तरीके से हम लोग भारतीय ग्रोथ स्टोरी बनती हुई दिख रही है आगे के लिए, आप मार्केट्स को किस तरीके के लिए आगे के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत जाहिर है कि जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया और ख़ास करके कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अच्छे से कंट्रोल में आया, तो आरबीआई ने बोल्ड स्टेप लेने से कोई झिझक नहीं की। 50 बिप्स इंटरेस्ट रेट तो घटाया ही और लिक्विडिटी और भी इन्फ्यूज़ कर दी। तो जो बजट में जो मासिस के हाथ में टैक्स रिडक्शन से पैसा दिया था, ओवरऑल लिक्विडिटी इसके पहले भी 2 बार बढ़ाई थी, और ये इंटरेस्ट रेट रिडक्शन तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है फॉर डिमांड टू ग्रो। साथ ही में गवर्नमेंट ने जो अपने बजट से ऑर्डर्स देना चालू किए हैं, जो थोड़ा सा लल था इलेक्शन के लिए लास्ट 6-8 महीने में, तो उसका भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कैपिटल गुड्स साइड पे, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो भी आएगा। तो हमें लगता है कि ब्रॉड पार्टिसिपेशन सेक्टर्स का रहेगा और उसके चलते बाजार सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग में बहुत अच्छा करेगा। मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये कि हमने जब बाजार में गिरावट का दौर जो देखा, वो Q3 के नंबर्स जो कमज़ोर है उसके बाद से देखने को मिला मैम। Q4 के नतीजे आ चुके हैं मैम, इसको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाए मैम, और आगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सेक्टर वाइज ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो मैम कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो Q3 के नतीजे आए तो पूरी एनालिस्ट कम्युनिटी काफ़ी नर्वस हो चुकी थी। नंबर्स भी Q4 के काफ़ी वीक प्रोजेक्ट कर चुके थे। उनके कंपैरिजन में Q4 में नंबर रियलिटी में ऑलमोस्ट 5 to 10% ज़्यादा आए। तो कॉर्पोरेट्स हैव बीटन एनालिस्ट एस्टिमेट्स। ऊपर से जो एफआई का लगातार सेलिंग चालू था वो रिस्ट्रेन हो गया है। डॉलर की भी जो स्ट्रेंथ थी वो वीक हो गई है, तो एफआई बेचने की जगह पर लेने आ सकते हैं। तो एक इतना अच्छा माहौल बना हुआ दिखता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे टेरिटरी में है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, एंड अबव ऑल जो टेक्निकल फैक्टर्स कहते हैं कि जो लिक्विडिटी फैक्टर्स है, एक बार जो सिप चालू है और दूसरी बार जो डॉलर के वीकनिंग के चलते थोड़ा एफआई का परचेज भी हो सकता है। तो मार्केट्स का कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा है। सेक्टर देखा जाए तो मार्केट में 35 से 40% फाइनेंशियल्स का वेट है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्राइवेट बैंक, पर्टिकुलरली सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स बट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स जैसे कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो गई, या कंपनीज लाइक CDSL, उसको जो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स बोलते हैं, और इंटरेस्ट रेट घटने से NBFC हो गई, तो ये सेगमेंट में अभी भी इंटरेस्ट जारी रहेगा और वेल्थ जनरेशन के मौके मिलते रहेंगे। कभी कभी इन सर्कुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो मनीज शायद डिफेंस और कैपिटल गुड्स कॉस्टली लगे, बट हमारा मानना है कि वो थोड़ा कंसोलिडेशन और ब्रीदर के बाद लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, जो एक्सपीरियंस सेक्टर है वो कंटिन्यूसली अच्छा करते रहेंगे और उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ऐड हो जाएंगे। मैम आपने बात करी, क्योंकि मैं यही मेरा अगला सवाल था BFSI को लेकर मैम, क्योंकि इस बार के जो Q4 के नतीजे आए उसमें BFSI ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है मैम। तो मैम ये माना जाए, आपने प्राइवेट बैंक्स के नाम लिए, और हम लोग देख रहे थे कि मैम जो सेकंड लेयर है सरकारी बैंकों की, उन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है मैम। तो क्या मैम अभी सरकारी PSU बैंक स्टॉक्स की तरफ भी फोकस करना चाहिए यहाँ पर? सिलेक्टिवली डेफिनेटली करना चाहिए। बेस्ट अमंग्स देम ऑलवेज इज SBI, तो बहुत आगे ना जाना हो तो SBI में जा सकते हैं। बट
अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इसलिए देख सकते हैं कि उनकी एसेट क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग और उनका डिपॉजिट कलेक्शन भी हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। बिल्कुल मैम। मैम अगला सवाल ये कि पूरी दुनिया जो है वो टैरिफ की चुनौतियां झेल रही है मैम, और एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रम्प तो अनप्रेडिक्टेबल हम लोग देख ही रहे हैं उनका बिहेवियर मैम। आपके हिसाब से भारत के लिए यहाँ पर मैम क्या एक मौके के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी टैरिफ को लेकर अभी भी क्लैरिटी पूरी तरीके से हुई नहीं। मुझे लगता है कि टेरिफ अनसर्टेनिटी की ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ग्रोथ पे डेफिनेट इम्पैक्ट आएगी, बट उसके चलते इंडिया इतना इंसुलेटेड शायद इसलिए है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी हमारी 65 to 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन है। हमारा डेट टू जीडीपी अभी भी बहुत कम है, एंड हेल्थ ऑफ वेदर गवर्नमेंट फाइनेंसेस या बैंक्स बैलेंस शीट और इंडिविजुअल बैलेंस शीट एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सभी बहुत ठीक है, कहीं कोई क्रैक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो अभी भी ग्रोथ एंड सेफ्टी सर्च करते हैं। ये एक लार्ज डोमेस्टिक इकोनॉमी उनको वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर करेगी। तो मुझे लगता है यस, अनसर्टेनिटी बोथ टेरिफ एंड जियोपॉलिटिकल तो है ही, बट उसके चलते भी उसकी वॉलेटिलिटी डिस्काउंट करते हुए इंडिया स्टिल ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैम डिफेंस स्टॉक्स की जब भी बात करते हैं मैम, तो एक सवाल मन में आता है कि क्या ओवर वैल्यू तो नहीं है मैम। पीछे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद स्टॉक में बम्पर तेजी देखने को मिली मैम। बीच में एक सवाल था कि ऑर्डर बुक के नाम पर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली। अभी स्टिल मैम आपका क्या मानना है, क्योंकि सरकार लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का फोकस, अब ये भी खबर निकल गया है कि 40,000 इमरजेंसी फंड को लेके भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है यहाँ पर। तो मैम आपके हिसाब से अभी क्या मौका है डिफेंस फंड में अभी भी निवेश करने के लिए? देखिए, कोई एक दो स्टॉक की अगर बात करें सो दैट समझ पूरी आए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अब इंडिया को पहले तो फ्लाइट चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, फिर जो फाइटर जेट्स है उसको रिपेयर करना है, फिर नई टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट लाने। तो ये इतना बड़ा काम है कि जैसे जैसे विजिबिलिटी लॉन्ग होती है तो शॉर्ट टर्म में पी ज़्यादा लग रहा है, बट जब आप लॉन्ग टर्म में इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है वो डिस्काउंट करोगे कि पर एक डिकेड और उसके बाद भी ये 20-20% तक का ग्रोथ कर सकता है, तो ये पी इतना हाई नहीं लगेगा। तो सिलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स अभी भी ठीक है, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी बहुत नेसेंट है, एंड कंपेयर टू द साइज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन दैट वी हैव ऑन बोथ साइड्स ऑफ आवर बॉर्डर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई लुक बैक है। अभी तो ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए काम करेगी, फ्यूचर में एक्सपोर्ट के लिए भी काम करेगी। तो ग्रोथ इंटैक्ट है। वैल्यूएशन जब थोड़ा शॉर्ट टर्म में बड़ा लगता है तो कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा जाता है वो इंडस्ट्री या स्टॉक, बट यहाँ पर कोई लुक बैक नहीं है। ठीक है मैम, मेरे आखिरी दो क्वेश्चंस हैं मैम। एक सवाल यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स के ऊपर भी है, क्योंकि अभी नतीजे आए मैम और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए मैम यहाँ पर। तो आपके हिसाब से मैम जो रैली डिफेंस स्टॉक्स में आई वो अभी रेलवे स्टॉक्स में नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि लंबा वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैम। आपके हिसाब से मैम यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स के लिए क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, जो भी या तो इलेक्ट्रिफिकेशन है या तो कवच है या तो वंदे भारत ट्रेन्स है, ये सब में एक प्रोसेस है कि ऑर्डर आने के पहले तो ऑर्डर आने में ही थोड़ा टाइम लगता है, ऑर्डर आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में और बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये सब स्टॉक्स को क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखने जाएंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो जैसे जो डिफेंस को एप्लीकेबल है वही रेलवे को एप्लीकेबल है, क्योंकि जब हमें हमारी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीचे लानी है तो ये एक बहुत बड़ा भगीरथ और लंबे अरसे का काम है। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी लंबी है, कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक्स जाते जाएंगे एंड वापस परफॉर्म करते जाएंगे। मैम जब मार्केट जो काफ़ी ओवर वैल्यू होती है तो मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है उस समय? देखिए, ओवर वैल्यूड मार्केट एज ए होल, इंडियन मार्केट एज ए होल अभी इतने ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है। मुझे लगता है 10 ईयर एवरेज अगर लिया जाए तो उसके करीब करीब में है, बट अगर ओवर वैल्यूड मार्केट है तो आपको शील्ड लेना पड़ता है एक्सट्रीम क्वालिटी एंड डिफेंसिव बेट्स में, कि जहाँ पर अर्निंग्स आर नॉट वेरी वॉलेटाइल। तो पर मुझे नहीं लगता हम वो फेज में हैं। मैम मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि हमने देखा था जो माइलस्टोन था निफ्टी की, अगर हम लोग बात करें 26,270 अपना ऑल टाइम हाई बनाया था।
अब आपके हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ कि मैम बाजार जो है बड़ी मुश्किल से एक रेंज में फंसा हुआ था, 25,000 के आंकड़े पे पहुंचता हुआ दिखा है मैम। ये रेंज जो है वो आगे सस्टेन रहेगी, और ब्रॉडर सेंस में बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको मैम वो कब दिख रहा है कि जो 26,000 का जो लेवल था 26,277 का, वो क्या इस साल हम लोग उसको क्रॉस करते हुए देखेंगे, या फिर कब तक मैम एक उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, हमारा रिसर्च का मानना है, एंड पर्टिकुलरली लुकिंग एट द लिक्विडिटी एंड ग्लोबल बैकड्रॉप, हम मानते हैं कि मार्केट हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स में रहेंगे। मतलब कि जो बॉटम हमने देखा उससे ऊपर ही और सब्सटेंशियली ऊपर ही नेक्स्ट बॉटम बनेगा, और जो हाई था उससे हायर हाई में मार्केट ज़रूर जाएगा, और ये ट्रेंड लगातार चलता रहेगा। मैम मतलब तेजी की उम्मीद मान के चले मैम। हाँ, मैम जिस तरीके से पीएमएस की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं मैम, और एसआईएफ भी आया, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, मैम क्या आप मानते हैं कि पीएमएस के लिए एक चैलेंज, चुनौती क्रिएट कर सकता है एसआईएफ? ये दोनों दूसरे अलग क्लास है। एसआईएफ की ज़रूरत इसलिए भी थी कि वो सेगमेंट में थोड़ा सा अनऑथराइज पीएमएस भी हो रहा था, और उसको रेगुलेटरी बॉडी में लाना ज़रूरी था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम उनको भी बेटर सर्विसेज देना भी ज़रूरी था। बट जो पीएमएस टेलर मेड स्ट्रेटजीज कर सकता है, और जिसकी जो एक ज़रूरत है अभी भी, मुझे लगता है वो अभी भी इंडिया में ग्रो होगी। जैसे अवेयरनेस ग्रो होगी, वैसे ही पीएमएस इंडस्ट्री की ज़रूरतें और रिक्वायरमेंट ग्रो होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय प्लेजर।